हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 एनिमल इन प्रिजन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स इन प्रिजन, जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक जो है आर्टिकल थी जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने लिखा था और इसका नाम जो है एनिमल्स इन प्रिजन है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं 11th की किताब के अंदर। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल्स इन प्रिजन बीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको पूरी ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है ऑब्जेक्टिव आपका है द ऑथर ऑफ द प्रोज एनिमल इन प्रिजन इज, यानी एनिमल इन प्रिजन के जो ऑथर हैं, राइटर हैं, वो कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, R.K. नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो सही आंसर आपका जो है वो क्या है, डी, जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू वाज बॉर्न इन, यानी कि जवाहरलाल नेहरू की जो पैदाइश है वो कब हुई, 1889 में, 1989 में, 1947 में, 1891 में। तो सही आंसर जो आपका है वो है 1889 में। याद रख लीजिएगा। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है जो कि आपको दिया गया है एनिमल्स इन प्रिजन से। यानी कि कौन ऐसे व्यक्ति थे इनमें से, ये 4 में से, जिन्होंने जो पहले प्रधानमंत्री थे भारत के, स्वतंत्र भारत के। तो पहला है महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। आपको मालूम होगा ये। अच्छे, चलते हैं चौथा जो ऑब्जेक्टिव नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ नेहरू, यानी कि इनमें से कौन ऐसा चीज़ है जो वह नेहरू का काम नहीं है। मतलब कि ये जो 4 किताब दी गई है उसमें से कौन ऐसी किताब है, वर्क का मतलब होता है रचना, रचना का मतलब होता है किताब। तो ये 4 किताब दी हुई है यहाँ पे, इसमें से कौन ऐसी किताब है जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे उन्होंने नहीं लिखा। तो इसका जो सही आंसर है आपको वो कौन सा है, द ऑटोबायोग्राफी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द इनइक्वालिटी ऑफ मैन, द लेटर फ्रॉम द फादर टू हिज डॉटर। तो सही आंसर सी है, द इनइक्वालिटी ऑफ मैन, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की रचना यानी कि वर्क नहीं है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 5, नेहरू लिव्ड इन देहरादून गोल, गोल का मतलब क्या होता है, जेल। तो नेहरू रहे देहरादून की जो जेल में फॉर कितने दिनों तक, 1.5 मंथ्स, 12 मंथ्स, 14.5 मंथ्स, 9 मंथ्स। तो सही आंसर है सी, 14.5 मंथ, यानी 14.5 महीना जो है। आपने अगर पढ़ा होगा लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन हमारी इसका एनिमल्स इन प्रिजन का, तो आपको पता होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन जो किए हुए हैं, एक लाइन इंग्लिश एक लाइन हिंदी करके, उसको पढ़िए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव दीजिए। अगर उसको पूरा अगर पढ़ लिए हैं तो आपकी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगी, सब ऑब्जेक्टिव आपकी बन जाएगी। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 6, हु लिव्ड विथ नेहरू इन देहरादून गोल, यानी नेहरू के साथ देहरादून गोल में, मतलब कि जेल में कौन रहते थे या कौन रहे। गांधी जी रहे, सुभाष चंद्र बोस रहे, वास्प एंड हॉर्नेट्स रहा, या ऑल ट्रू। इसका सही आंसर जो है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और सही आंसर है वास्प एंड हॉर्नेट। वास्प का मतलब होता है जो पीली कलर की बिरहनी कहलाती है, जो काट लेती है तो आपको फुला देती है, या फिर हॉर्नेट जो होता है, भौरा जो होता है, उसको कहते हैं। तो ये दोनों जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के सेल के अंदर जो रहते थे। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 7, फ्लॉक्स ऑफ हैव फ्लॉन हाई अवे, यानी कि यहाँ पे एक जो है सो पोएम है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस्तेमाल किया है, उसके अंदर का पहला लाइन है फ्लॉक्स ऑफ हैव फ्लॉन हाई अवे। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, तो झुंड मतलब हॉर्नेट का झुंड, भौरे का झुंड, या बिरहनी का झुंड, या फिर जो है आपको बर्ड्स का झुंड या लिजार्ड्स का झुंड। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर है बर्ड्स है, कि फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव फ्लॉन हाई अवे, यानी कि चिड़ियों की जो झुंड है वो ऊंची उड़ के आगे चली गई। अवे, हाई ऊंची, और अवे यानी दूर चली गई। तो सही आंसर जो आपका है वो क्या है, आपका सही आंसर जो है बी है। ठीक है, आगे चलते हैं। द एक्सट्रैक्ट एनिमल इन प्रिजन इज टेकन फ्रॉम, यानी जो एक्सट्रैक्ट आप पढ़े थे एनिमल इन प्रिजन, वो कहाँ से ली गई है, एन ऑटोबायोग्राफी से, या डिस्कवरी ऑफ इंडिया से, या फिर द इनइक्वालिटी ऑफ मैन से, या फिर लेटर फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर से। ये कहाँ से ली गई है? तो सही आंसर जो है इसका ऑब्जेक्टिव नंबर 8 का वो है, आपको कहाँ गया,
ये ए है, सॉरी, बी सी डी। तो इसका जो सही है ये आंसर है एन ऑटोबायोग्राफी से इसका जो है लिया गया है, यानी एन ऑटोबायोग्राफी से एनिमल इन प्रिजन का जो अंश है उसको लिया गया है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। द पीस एनिमल इन प्रिजन अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो पीस है, जो कि रचना है एनिमल इन प्रिजन, वो किस चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल है? लो लिविंग एंड हाई थिंकिंग का, या लिव एंड लेट लिव का, बोथ ए एंड बी, यानी ये और ये दोनों, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है आपका, कल हमने आपको समरी भी पढ़ाया था, तो सबसे लास्ट लाइन में आप देखिएगा इसका जो आंसर है वो सही है बी, लीव एंड लेट लीव, यानी आप भी रहो और हमें भी रहने दो का ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 10, स्प्रिंग वॉज वेरी इन देहरादून, प्लेजेंट मतलब खुशगवार, सब खुशी देने वाला, या फिर हर्टिंग यानी हर्ट करने वाला, चोट पहुंचाने वाला, धक्का देने वाला, पेनफुल, पेनफुल का मतलब होता है दर्द से भरा हुआ, या सैड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीव, यानी जो फ्रेश मैंगो होता है, यानी जो आम की पत्ती होती है जो पहली पहली बार उगती है, तो उसका कलर कैसा होता है? डार्क ग्रीन, एकदम डार्क मतलब होता है एकदम गहरा, और ग्रीन का मतलब हरा, गहरा हरा, या सिर्फ हरा, या येलो कलर का होता है, या फिर रेडिश ब्राउन। तो सही आंसर है रेडिश ब्राउन, यानी कि ये जो है आपको रेडिश ब्राउन कलर का होता है, गहरा पीताम्बरधारी जो होता है, जो गहरा जो काला रंग जो होता है लाल का, उस तरह का ब्राउन कलर का जो होता है उस तरह का रंग होता है, रेडिश ब्राउन जो होता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देहरादून इज़ वन ऑफ द फेवरेट हंट ऑफ द, किसका? टूरिस्ट, प्रिजनर, ब्रिटिश, रेन गॉड। देखिए यहाँ पर पहले इसको समझ लीजिए। देहरादून इज़ वन ऑफ द फेवरेट हंट, हंट का मतलब होता है रहने की जगह, सबसे जो मनचाही जगह जो होती है, मनपसंद जो जगह होती है, किसकी है? टूरिस्ट की सबसे मनपसंद जगह है, प्रिजनर की यानी कि जो जेल में कैदी होते उसके लिए बहुत ही अच्छी जगह है, या ब्रिटिशर लोग जो थे उसके लिए बहुत अच्छी जगह थी, या रेन गॉड की। तो सही आंसर डी है, रेन गॉड की। समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ पे जो है बारिश बहुत होती है देहरादून के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो इंद्र जी हैं जो बारिश बरसाते हैं, उनकी जो है सो समझिए कि सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 13, वाज प्लेजेंट इन देहरादून, स्प्रिंग एंड ऑटम, विंटर या रेन, यानी कौन ऐसा इसमें से मौसम है जो प्लेजेंट था, यानी बहुत ही खुशी देने वाला था देहरादून के अंदर? स्प्रिंग या ऑटम, या फिर विंटर या रेन, या सभी। तो सही आंसर जो है आपका स्प्रिंग एंड रेन, स्प्रिंग एंड ऑटम जो है सबसे प्लेजेंट मौसम हुआ करता है देहरादून के अंदर। अच्छे, यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव नंबर 14, पिजन अबंडेंट इन गोल, देहरादून गोल, लखनऊ गोल, अलीपुर गोल, या फिर जो है ऑल ट्रू, यानी कहने का मतलब पिजन का मतलब होता है जो कबूतर होता है उसको कहते हैं। तो कबूतर जो है देहरादून गोल के अंदर सबसे ज़्यादा, गोल का मतलब होता है जेल, तो देहरादून जेल के अंदर जो है सबसे ज़्यादा था, या लखनऊ के अंदर सबसे ज़्यादा था, या फिर अलीपुर जेल जो थी आपकी उसके अंदर सबसे ज़्यादा था, या ऑल ट्रू। समझ में आ गया? इसके अंदर कौन सा जो है ऑप्शन है आपका जो है वो सबसे ज़्यादा था? तो देहरादून में कबूतर था, लखनऊ में, अलीपुर में, या ऑल ट्रू। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपको ऑल ट्रू, यानी सभी गोल के अंदर जो था वो ये था, क्या कहते हैं, प्रिजन जो है सभी गोल के अंदर थी। नेहरू लव द साइट ऑफ, अगला ऑब्जेक्टिव है नेहरू लव मतलब प्यार करते हैं, साइट ऑफ किसका? हिमालय का, ग्रीनरीज का, वास्प एंड हॉर्नेट का, या ओपन स्काई का। तो अब इसमें से 4 ऑप्शन है कि नेहरू ने किसका जो है सबसे ज़्यादा जो है सो ये किया, मतलब कि सबसे ज़्यादा पसंद नेहरू जी को कौन सा था? तो सही आंसर है हिमालय। हिमालय जो है नेहरू, हिमालय की जो दृश्य है उसको देखकर बहुत भावित होते थे। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 16, इन देहरादून इज़ लॉन्गर देन दैट इन प्लेन, मतलब कि देहरादून में अधिक होता है प्लेन यानी तराई वाला जो इलाका होता है, मैदानी जो भाग होता है, क्योंकि देहरादून जो है पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका के बनिस्बत या देहरादून के जो बनिस्बत प्लेन का जो इलाका है वो दूर रहता है। कौन ऐसा मौसम होता है जो ज़्यादा दिन तक रहता है देहरादून के अंदर? तो यहाँ पे आंसर है समर, विंटर, स्प्रिंग, या फिर नन ऑफ दीज। तो आपका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे स्प्रिंग। स्प्रिंग जो मौसम होता है देहरादून के अंदर वो ज़्यादा दिन तक रहता है,
प्लेन जो इलाका है, तराई वाला जो इलाका है, जो मैदानी भाग है, जैसे बिहार के अंदर दरभंगा, मधुबनी, ये सब, तो यहाँ पर पहाड़ नहीं है। तो ये इलाके की बनिस्बत जो है वहाँ पे क्या होता है कि स्प्रिंग का जो मौसम होता है, बहार का जो मौसम होता है, आपको जो फरवरी से लेकर जो मार्च तक का महीना होता है स्प्रिंग का, तो वो ज़्यादा दिन तक रहता है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 17, नेहरू कुड नॉट सी मोस्ट ऑफ द बर्ड, ही कुड ओनली हियर देम बिकॉज। जब यानी कि नेहरू नहीं देख सकते थे मोस्ट ऑफ द बर्ड, चिड़िया को, बस वो जो है उसकी आवाज़, हियर का मतलब सुनना, आवाज़ सुन सकते थे, यानी उसको सिर्फ सुन सकते थे, यानी उसकी जो चहचहाट थी या उसकी जो कुकू की आवाज़ थी सिर्फ उसको सुन सकते थे। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि पहला ना आंसर है, नेहरू वाज नॉट अलाउड टू सी आउटसाइड ऑफ द जेल, यानी कि नेहरू को जेल के बाहर देखने की जो है अनुमति नहीं थी। या फिर जो है द जेल सेल हैड नो ओपनिंग, यानी जेल सेल के अंदर कोई ऐसा खिड़की दरवाज़ा नहीं था जिससे वो बाहर देख सके। या फिर देयर वेर नो ट्री इन द यार्ड्स, यानी कि जो नेहरू जी का जो इलाका था उसके आसपास जो है कोई ट्री यानी कि पेड़ नहीं था जिस पर चिड़िया आकर बैठे और कुकू करे या फिर जो है चहचहाए। इसमें से 4 ऑप्शन है और चौथा जो है ऑल ट्रू। तो यहाँ के नेहरू की जो गोल है, यहाँ पे सही आंसर हुआ सी। नेहरू का जो है देयर वाज नो ट्री इन यार्ड, यानी कि नेहरू के आसपास में कोई जो है सो पेड़ नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता था कि चिड़िया पेड़ पे बैठती नहीं थी और वहाँ पे नेहरू चिड़िया को नहीं देख सकते थे। तो आस पड़ोस में चिड़िया को देखना मुश्किल हो जाता था। सही, ठीक है, आगे चलते हैं। इन अलीपुर जेल नेहरू वर्क इन मिडिल ऑफ द नाइट बिकॉज, यानी कि अलीपुर जेल के अंदर नेहरू मिडिल ऑफ द नाइट यानी कि आधी आधी रात तक काम करते रहते, जागे रहते। वो कब का मतलब होता है जागे रहते। क्यों? क्योंकि ही सॉ अ वेरी ड्रेडफुल ड्रीम, क्योंकि वो जो है सो अक्सर जो है सो ड्रेडफुल ड्रीम का मतलब हुआ बहुत ही भयंकर, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही दिल को दुखा देने वाली जो सपना देखते थे। या फिर ही फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग ओवर हिज फुट, यानी या फिर उसको ऐसा लगता था कि कोई ऐसी चीज़ है जो उसके पैर के ऊपर क्रॉलिंग कर रहा है, यानी कि रेंग रहा है। क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? रेंगना। या फिर द वार्डन कॉल्ड ऑल द प्रिजनर इन यार्ड, यानी कि आधी रात को जो है सो वार्डनर जो होता है, जो अध्यक्ष होता है जेल का, वो सभी प्रिजनर्स को यानी कैदी को यार्ड के अंदर यानी कि अहाते के अंदर बुलाते थे। या फिर चौथा आंसर है डी, यानी कि इसमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो है आपका वो है आपका ये बी, ही फेल्ट समथिंग क्रॉलिंग ओवर हिज फीट, यानी कि आधी रात को जब नेहरू जो है जब जागते थे तो उसको ऐसा एहसास होता था कि कोई चीज़ है जो उसके जो पैर पे क्रॉलिंग मतलब रेंग रहा है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 19, लॉन्ग टर्म कन्विक्ट्स ऑफ्टेन कीप एनिमल पेट बिकॉज, यानी कि लंबे समय के लिए जो दोषी थे, जो जेल की सज़ा पा रहे थे, मतलब 20 साल 10 साल 15 साल के जो लोग थे जो जेल के अंदर जिसको सज़ा मिली थी, वो ऑफन का मतलब होता है अक्सरों बेशतर, कीप एनिमल पेट्स बिकॉज, यानी रखते थे एनिमल पेट्स, यानी कि जो पालतू जानवर जो होता है उसको रखते थे। क्यों? क्योंकि द वार्डनर ऑर्डर देम टू डू सो, कि और वार्डनर जो था यानी जो जेल का अध्यक्ष था वो ऐसा करने के लिए उसको कहा था। या फिर दे हैव टू सफ़र मोस्ट फ्रॉम इमोशनल स्टाइवेशन, या दे वेयर लाइक टू डू सो, या फिर उसे जो है ऐसा करना अच्छा लगता था, या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर ये है दे हैव टू सफ़र, उसे जो सफ़र करना पड़ता था, सफ़र करना भुगतना पड़ता था, मोस्ट फ्रॉम इमोशनल स्टाइवेशन, यानी इमोशनली रूप से वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते थे, बहुत ही ज़्यादा जो है सो उनको भुगतना पड़ता था। घर की याद आती है सारी चीज़, तो अकेलापन जो है काटना दुश्वार होता है। अगर मान लीजिए जेल के अंदर 1-2 महीना रहा तो किसी तरह आप जो निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर आपको 10 साल की सज़ा हो गई तो आपको 10 साल तक घर नहीं जाना है, न बाल बच्चे से मिलना है, न माँ बहन से मिलना है, न बेटा बेटी से मिलना है, तो आप क्या कीजिएगा? तो आप जो है आप जो है सो कोई छोटा सा जानवर रख लीजिएगा जो उसके सहारे उसको खिला पिला कर उसकी देखभाल करके आप जो है ज़िंदगी गुजार लीजिएगा, 10 साल काट लीजिएगा। तो ये जो आंसर है बी सही है। आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 20, द बीच यूज टू कम टू नेहरू फॉर फूड बिकॉज, बीच का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा ये गाली भी होता है। बीच का मतलब होता है कुत्तिया, कुत्ता का जो होता है डॉग, और उसका जो फीमेल वर्जन होता है वो बीच कहलाता है। तो इससे हम देखते होंगे बहुत सारी फिल्म के अंदर भी, और बहुत सारे जो है जगह पे इसको गाली के रूप में भी यूज़ करते हैं, कुतिया। तो द बीच यूज टू, यानी कि बीच आया करती थी, कम यूज टू कम मतलब बीच जो है यानी कुतिया जो थी वो आया करती थी नेहरू के पास फॉर फूड बिकॉज, खाने के लिए। क्यों? क्योंकि पहला नंबर आंसर है सी वाज डिजर्टेड बाय गोल ऑफिशियल, यानी डिजर्टेड का मतलब छोड़ दिया गया था,
मतलब कि वो निकाल दिया गया था। गोल के जो ऑफिशियल थे, मतलब कि जो जेल के जो अधिकारी थे, उसके द्वारा उसको जो है सो आवारा छोड़ दिया गया था, इसलिए आती थी वहाँ पर खाने के लिए। या फिर नेहरू हैड पेनाल्टी ऑफ फूड, या कि नेहरू के पास बहुत ज़्यादा खाना हुआ करता था। या सी हेड अदर प्रिजनर, यानी कि उससे दूसरे जो प्रिजनर थे, दूसरे जो कैदी थे वो अच्छे नहीं लगते थे, या नन ऑफ दीज। तो इसके अंदर जो सही आंसर है वो आंसर आपको है कि ये जो गोल ऑफिशियल था, सी वॉज डिजर्टेड बाय गोल ऑफिशियल, यानी कि उन्हें जो है एक जो जेल के अधिकारी थे उसने जाते समय, यानी तब जब तब्दला हुआ उसका, तो उसको गोल के अंदर यानी कि उसको जो है छोड़ दिया, और इसकी वजह से वो हर जगह जाती और अपना खाना की तलाश करती थी। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 21, द पपी सर्वाइव बिकॉज, यानी कि जो पपी मतलब कि जो कुतिया का जो बच्चा था वो सर्वाइव यानी बच गया। क्यों? क्योंकि द प्रिजनर वेयर वेरी फ्रेंडली, क्योंकि जो जेल के जो ये थे प्रिजनर थे, मतलब कैदी थे, वो बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही जो है दोस्ताना रवैया अपनाया उसके साथ। या फिर जो है बी आंसर है दे बिलोंग टू गोल ऑफिशियल, यानी कि ये इसलिए बच गई क्योंकि गोल के जो अधिकारी थे उसकी कुतिया थी। या फिर नेहरू नर्स हर विथ केयर, यानी कि नेहरू ने उसकी देखभाल, नर्स जो होता है, नर्स का मतलब हुआ कि देखभाल करना, जैसे देखभाल करने वाली जो दाई होती है उसे नर्स कहते हैं। तो नेहरू ने उसको नर्स किया, यानी कि उसकी देखभाल की बहुत ही केयर के साथ, इसलिए बच गई, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। इससे पहले कि हम जो है अगला और अंतिम जो ऑब्जेक्टिव को हम देखें, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की एक किताब चलती है, रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1, है ना, तो उस किताब को परचेज कर लीजिए। जितना भी कंटेंट हम आपको दिखा रहे हैं वो रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 का दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको पूरी चैप्टर का लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन, क्वेश्चन आंसर एकदम हिंदी इंग्लिश में रहेगा, समरी जो है वो भी हिंदी इंग्लिश में रहेगा, और साथ में ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आपके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप टीचर हैं, आप पहली बार पढ़ा रहे हैं, तो ये किताब को आप परचेज़ कर लीजिए, आसानी से आप जो है बच्चे को पढ़ा सकते हैं, इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी है। अगर आपको किताब लेना है तो आप इस नंबर पे 9065829862 पे आप कॉल कर सकते हैं और जो है किताब की जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, नेहरू कुड नॉट लुक आफ्टर हिज पेट डॉग प्रॉपरली बिकॉज, यानी जब नेहरू अपने घर पे रहा करते थे तो अपने जो कुत्ते होते थे उसको प्रॉपरली यानी कि भली भांति नहीं देखभाल कर, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, तो देखभाल नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ही हेट देम, क्योंकि वो ऐसा इसलिए नहीं करते थे कि कुत्ते से उसको जो है सो नफरत थी। या फिर जो है अदर मैटर क्लेम हिज अटेंशन, यानी कि कोई दूसरा बहुत सारा भांति भांति का जो काम होता है, दूसरा काम जो है उसकी अटेंशन यानी कि उसका ध्यान को आकर्षित कर लेता, उसमें फंस जाते थे, इसकी वजह से नहीं उसका लुक आफ्टर कर पाते थे, देखभाल कर पाते थे। या फिर ये जो है कि उसके पास, जो नेहरू जी के पास कोई दूसरा जो है सो सर्वेंट था, नौकर था, जो उसकी टेक केयर करता था, मतलब उसकी देखभाल करता था, इसलिए नहीं करते थे। तो सही आंसर ये है कि बी, यानी कि बहुत सारा मामला, प्रधानमंत्री होने वाले थे, प्रथम प्रधानमंत्री, तो बताइए कितना, अगर आप एक जिला के अगर डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर तहसीलदार हैं तो आपको कितना काम होता है। तो वो भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले थे, तो उनके पास तो तरह तरह के लोग आते होंगे, तो इसीलिए जो है वो अपने कुत्ते को घर पे रहकर देखभाल नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे आपको पूरा ऑब्जेक्टिव हमने चेक एक एक करके बताया, और साथ में यहाँ पर आंसर की भी मिल जाती है। तो ज़रूर खरीदिए कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज की जो रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1 है, ये आपको पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपके घर पे चली जाती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लास।